मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास का तीसरा भाग या तीसरा सर्ग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने दूसरे सर्ग में बताया समर और प्रभा से बात हो रही है। समर ने बात काट करके प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा, तुम बताओ कि तुम्हें शादी करने का मुझसे अफसोस है। तो उसने कहा, आपसे किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं बोला था कि आपसे शादी करके मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो फिर आप ऐसी बात क्यों की है? समझ चुप हो गया। उसने पूछा कि तब ठीक है, ये बताओ कि क्या मैं 3rd ईयर का अपना क्लास अटेंड करूं, एडमिशन कराऊं या न कराऊं, या नौकरी करूं? उसने इसके विषय में अपनी सहमति और असहमति कुछ भी नहीं दिखाया। उसने इस पर समर को यह कहते हुए छोड़ दिया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करिए। तब उसने उसको समझाया कि यदि मैं 3rd ईयर कर लेता हूँ तो मेरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है, तब मुझे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती, वरना 10 और 12 पास लड़के के लिए कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तब वो यह कहती है कि अच्छी नौकरी मिलने के बाद फर्ज अच्छी तरह से ज़्यादा नहीं अदा किया जा सकता, इस बात पर वह चुप रहता है। और इसके बाद तीसरा सर्ग शुरू होता है और मैं अब उसे तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पेज नंबर 102, पेज 102, सर्ग 3। कोई रास्ता नहीं, समस्या का कोई हल नहीं, बस घुलो घुटो, खंभों से सिर टिकाए रोते रहो और अपने को दिन रात घुन की तरह खाते रहो। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस सब को एक ही झटके में समाप्त कर डाला जाए? मान लो कि मैं यूं ही नाक की सीध में चलता रहूं और चलता जाऊं। उफ, मेरे दिमाग में भी क्या क्या बातें आता है, यह समर अपने मन में कहता है। अब मेरे साथ किसी और का भविष्य बांध दिया गया है। अब मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ न कुछ तो होगा ही। आखिर ऐसी जल्दी निराश होने की क्या बात है? यह सभी बातें समर अपने मन में विचार करता है कि वह क्या करे। मन को निराश करने से तो कुछ होता नहीं है। मन ही मन डर भी लग रहा था कि इतनी देर से लौटने पर घर पर डांट पड़ेगी। देखें, इस बीच में वह वहाँ और क्या क्या हो गया। बेमन से लौटने लगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग पीछे छूटने लगी। कोलाहल धीमा धीमा उसके कानों की आवाज़ से बहुत दूर होने लगा। हुआ यूँ कि 2 दिन बाद मैंने डरते डरते भाभी से कहा, भाभी, तुम्हारे पास सादी सी कोई धोती होगी? धोती क्या करोगे? मैं जान गया कि भाभी समझ गई, लेकिन अनजान बन करके पूछ रही है। हो तो प्रभा को दे दो, कोई देखे तो क्या कहे, देखने में भी तो शर्म लगती है। मैंने ज़बरदस्ती आवाज़ को साध कर कहा, क्योंकि इसके पहले समर कभी भी नहीं जानता था या देखता था कि उसकी प्रभा कैसे है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, कैसे सो रही है, कब उठ रही है, बैठ रही है। लेकिन जब उत्तरार्ध शुरू हुआ, उसके थोड़ा सा पहले, माने पूर्वार्ध के अंत में, जब उससे प्रभा का प्रथम मिलन हुआ, तभी से उसे एहसास होने लगा कि वह उसके साथ गलत किया, क्योंकि प्रभा उसी के भरोसे
किसी दूसरे घर की लड़की यह सोचकर वहाँ पे आई थी, यह सोचकर के उसके पिताजी ने शादी किया था कि यदि घर का कोई व्यक्ति उसका सहायता नहीं करेगा तो कम से कम उसका पति पढ़ने लिखने वाला है, वह तो उसकी कदर करेगा, उसका सम्मान करेगा। लेकिन यहाँ समर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए समर को काफ़ी पश्चाताप हुआ। आज भी वही बात कर रहा है। अब वह जब उससे प्रभा से बातचीत हो रही है तो वह प्रभा को अब नीचे से ऊपर तक उसके पैरों में लगी हुई महावर माने लाली से लेकर के मांग की सिंदूर तक को देखता है और इस तरह से उसके पूरे हाव भाव को समझता है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी प्रभा फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देख करके समर को शर्म आ रहा था कि उसकी पत्नी इस घर में इस हालत में है और वह उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। अंत में एक दिन वह अपनी भाभी से पूछ ही बैठा कि भाभी, क्या तुम्हारे पास कोई साड़ी है जिससे कि वह प्रभा को दे सके, क्योंकि उसकी साड़ियाँ जितनी भी थी वह पहन चुकी है, अब जो साड़ी पहन रही है वह फटी हुई है। और समर की भाभी ही उसको बहुत चाहती थी, क्योंकि समर की भाभी ने ही सारा आग लगाया था समर से कह करके प्रभा के विषय में। तो समर समझता था कि कम से कम भाभी तो उसकी बात मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह कहती है, मेरे पास कसम से लाला जी एक भी नहीं है, विश्वास न हो तो चल के मेरा संदूक देख लो। वे दोनों हाथों से बच्ची झुलाती रही। अम्मा के पास तो होगी एक आध, उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। मतलब स्वयं न दे करके साड़ी अपने सीधा हट जाती हैं, देने से इनकार कर लेती हैं ऐसे तरीके से, ताकि समर को दुख भी न हो। और कह देती हैं कि माँ से पूछ लो, माँ के पास होगी। यहाँ दो बात देखने को मिल रही है। यहाँ यह चाहती है कि मेरा भी सम्मान रह जाएगा, और जब वो माँ से जाएगा धोती लेने के लिए, मांगने के लिए, तो दो बात माँ से भी सुनेगा। क्योंकि इधर कुछ दिनों से समर और प्रभा में जो प्रेम मोहब्बत या कुछ भी बातचीत जो हो रहा था, अब पूरे घर को नहीं भा रहा था। क्योंकि अब सभी जान चुके थे कि अब लग रहा है समर और प्रभा की दोस्ती या पति पत्नी का जो रिश्ता है अब वह धीरे धीरे सुधर रहा है। इसलिए सब लोग उससे नफरत करने लगे। अम्मा के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए तो भाभी के पास आया था। यानी समर अपने मन में सोचता है और कहता है कि मैं माँ के पास जाने का हिम्मत नहीं था कि मैं माँ से जा कर के कहूँ कि प्रभा के पास साड़ी नहीं है, और जो साड़ी पहन रही है वो काफ़ी फटी हुई है, जिसे देखने से ही शर्म आता है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब जरा सा साहस बंधा, अपने को समझाया कि इसमें डरने की ऐसी बात क्या है, क्योंकि प्रभा भी घर की है और वह भी घर का है। तो इसलिए माँ से नहीं कहेगा तो किसे कहेगा, क्योंकि माँ तो सबकी माँ है, चाहे वो प्रभा हो, चाहे समर हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उसकी भाभी हो। इसलिए माँ का फर्ज बनता है कि वह सबकी देख रेख करे। इसलिए वह माँ से कहने के लिए तैयार हो गया। अब समर कहता कि मैं बोलने लगा हूँ, इस बात को जान तो वो गई है। इधर उधर चक्कर काट करके अम्मा के पास पहुँचा, पूछा, अम्मा तुम्हारे पास एक आग धोती है कि नहीं। उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं पड़ रहा था। कैसी प्रश्न के बाद ही पूछा है, कैसी माने माँ ने कहा कैसी, प्रश्न के बाद ही पूछा। माने जैसे ही प्रश्न समर ने किया कि माँ तुम्हारे पास कोई धोती है, एक आध धोती, तो तुरंत उसकी माँ बोलती है, तूने अभी तक एक पतलून बनवाई थी, मुझे नहीं अम्मा, मैं प्रभा के लिए पूछ रहा था। उसकी धोती एकदम फट गई है, उधर देखा तक नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा कि यदि तुम्हारे पास एक आध धोती हो तो दे देती, तो वह पहनने लगती। ओह, तो यो क्यों नहीं कहता कि बहू के लिए चाहिए, घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा है। प्रभा का नाम सुनते ही अम्मा का चेहरा जैसे बुझ गया। अम्मा का चेहरा बुझ गया माने कहने का मतलब
अम्मा के चेहरे पे जो चमक थी वह समाप्त हो गया, क्योंकि उसके मन में तो खोट है, उसके मन में तो बुराई है। क्या बुराई है कि समर और प्रभा अब दोनों पति पत्नी के रूप में मिल चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसलिए उसका चेहरा जो है बुझ गया। बुरा सा मुँह बना करके तालियों का गुच्छा तकिए के नीचे से निकाला और उसे मेरे सामने फेंकती हुई बोली, ले तेरे सामने घर पड़ा है, दिखे तो निकाल ला। मुझे नहीं दिखाई देता, धोती होती तो मैं अपने आप ही नहीं दे देती। आपके महीने पर रुपए बचे तो मंगा दूंगी, वैसे एकाध तो पास होगी, वैसे एकाध तो पास भी होगी ही। यहाँ उसके कहने का मतलब एकाध पास होगी माने प्रभा के पास होगी, एकाध तो होगी ही। न हो तो उसी को कह दो। उनके कहने का मतलब कि न हो तो बोल दो कि अपने बॉक्स से, संदूक से निकाले और उसी नई धोती को पहने। समर कहता है, मैं चुप हो गया, क्या जवाब देता। चलते चलते मरियल से स्वर में कहा, उसकी शादी ही की ही एकाध बच्ची हो तो दे दो, कोई देखे तो क्या कहे। इस बार अम्मा एकदम भड़क उठी। शादी का रखा है पत्थर, शादी का रखा है पत्थर। तू क्या कहीं चला गया था? कौन सा खजाना आया था शादी में? और कितने जन्म हो गए शादी को? उसकी बात याद दिला रहा है? क्यों रे, तब की सब चीज़ें अभी तक रखी होगी, मुन्नी को नहीं दिया कुछ जाते वक्त? माँ कह रही उसकी कि उसको शादी में मिला ही कितना था, क्या तुम नहीं जानते हो? और जो मिला था तो जब मुन्नी माने समर की बहन की जब विदाई हो रही थी तो जो बचा खुचा था उसको मैंने दे दिया, अब क्या है। यह गई थी तब इसे कुछ नहीं दिया। लगता था अम्मा का क्रोध अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा था। वह जोर जोर से कहने लगी, तू अच्छा अपनी बहू से बोलने लगा है। देखो यहाँ पे आ गया बात। उसको भी जलन हो रही है कि वह अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है तो कह रही है, तू अच्छा अपनी बहू से बोलने लगा। अब तो जरा जरा सी बातों पर छाती पर चढ़ कर आएगा। तू ही तो एक अनोखा बहू वाला है, दूसरी बहू नहीं है क्या? यूँ क्यों नहीं कहता कि सिखा पढ़ा करके भेजा है? सिखा पढ़ा करके भेजा है, इसके कहने का मतलब है उसकी माँ का कि उसकी बहू प्रभा उसे सिखा पढ़ा करके भेजा है कि माँ से साड़ी मांगो, देखो क्या करती हैं, पता चल जाएगा। अरे मैं उसकी नस नस जानती हूँ, वह सीधी नहीं है, बड़ी घुटी रकम है। इतने दिनों स्कूल में और किया ही क्या, यही तो अपना पराया तो सीखा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे वह प्रभा के पढ़ाई पे आ गई, क्योंकि प्रभा सुंदर तो है ही, समर की भाभी से सुंदर है और समर की भाभी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अब उन लोगों को यह जलन हो रहा है, तो यही कह रही उसकी माँ कि पढ़ी लिखी तो है, तो पढ़ी क्या है, यही ना सब पढ़ी है, अपना कौन है पराया क्या है। अम्मा का भाषण निर्बाध चलता रहा। समर कह रहा है कि अम्मा निर्बाध रूप से, निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के, एकदम टू बी कंटिन्यू डांटती रही, फटकारती रही और उसी पे अपना भाषण चलाती रही। तभी बाबूजी ने आकर डांटते हुए कहा, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रही हो? कभी यह तो भी सोच लिया करो कि बाहर कोई आया गया है या मिलने वाला ही बैठा हो, सुने तो क्या कहेगा। एक पल को इस घर में शांति नहीं है, हमेशा वही यहाँ का मतलब वही रोज़ का झगड़ा झंझट बातचीत, यही बड़े बड़े आवाज़ में, ऊंचे ऊंचे आवाज़ में डांट फटकार कमी की बातें ही होती रहती है। बाबूजी ने जलती आंखों से मुझे देखा और हिकारत से झिड़क करके बोले, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती। यूँ है इस बेहियाई पर दूसरा भी तो भाई है, सो बेचारा मरा जा रहा है। यहाँ पढ़ा दिया लिखा दिया, अब दुनिया भर का फैशन करने को भी यह तो नहीं, यहाँ इनके कहने का मतलब है कि यह तो नहीं कि कम से कम अपना खर्च अलग कर ले, कुछ तो बोझा कम हो। आदमी कभी अपने आप कुछ सोच ले। और बिना बात पूरी किए हुए वापस बैठक में बाबूजी चले गए। समर ये बात सुन करके चुप रहा। बाबूजी को नाराज़ देख करके या यह संतोष मानकर कि जो कुछ वह कहना चाहती थी वह काफ़ी ज़ोरदार तरीके से कहा जा चुका, अम्मा एकदम चुप हो गई।
पिटा हुआ सा मुँह लिए मैं चुपचाप अपनी कोठरी में चला गया। मैं अम्मा के पास गया ही क्यों? भाभी ज़रूर पहले ही से जानती होगी। इन्हें भी किसी दिन समझूंगा। खुद तो कुछ कहने की हिम्मत होती नहीं, इधर उधर भिड़ाती रहती है। ध्यान देना, अब समझ रहा है कि यह बात भाभी ने माँ से कही होगी, क्योंकि भाभी आग लगाने में एक नंबर है, और जिसके चलते ये सब बखेड़ा जो है घर में दिन प्रतिदिन होता रहता है। इस तरह से वह कहता है कि देखेंगे कभी। तभी न जाने कैसे समय निकाल करके प्रभा आ गई। आते ही बोली, वहाँ जाकर यह सब कांड करने को तुमसे किसने कहा? देखो कितनी शालीनता से, भोले मन से कहती है कि तुमको कौन बोला जाकर के उन लोगों से साड़ी मांगो? हैं? मुझे धोती साड़ी किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास संदूक भरा है। इसलिए नहीं पहनती कि अच्छी कीमती साड़ियों को यहाँ घर के कामों में क्यों ख़राब करूँ? क्या ज़रूरत थी सुबह ही सुबह वहाँ जाकर झगड़ा खड़ा करने की? तुम कहीं कुछ करने लग गई। एक बार फिर से सुन लो। प्रभा कहती है, तुम कहीं कुछ करने लगो तो सब कुछ पहन लूँगी। कड़े से कड़ा जाड़ा इन सब कपड़ों में निकाल दिया तो अब क्या मरी जा रही हूँ? कह रही है कि कड़े से कड़ा माने भीषण शीतलहरी का जो समय होता है, मैं इस फटे पुराने कपड़े से निकाल ली, समय काट ली। अब क्या, अब तो जाड़ा चला गया है, अब तो ऐसे ही चला जाएगा। तुम्हें क्या इन लोगों से झगड़ा करने की ज़रूरत थी? तुमसे नहीं देखा जाता तो लो अभी निकाल कर, ध्यान देना, अभी निकाल कर पहने लेती हूँ। मैंने तो कहीं जाने के लिए ही रख करके छोड़ी है, लेकिन देवता मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, पाँव पड़ती हूँ तुम्हारे, क्या कि वहाँ जा कर के यह सब झमेला मत करो। तुम तो कह सुन कर के अलग हो जाओगे। मेरी जान वे लोग बाद में नोच खाएंगी। इसलिए अब तुम उन लोगों से मेरे लिए चाहे धोती का हो, चाहे कपड़े का हो, या खान पान का हो, किसी भी तरह की कमी को उन लोगों से नहीं कहोगे। समर कहता है, मैंने परेशानी के स्वर में अधीरता से कहा, अच्छा प्रभा, इस वक्त चली जाओ। मैं कुछ कहा दूंगा तो तुम नाराज़ हो जाओगी। प्रभा का गला भर आया। मैं कभी नाराज़ हुई हूँ आज तक? मैं, ध्यान देना, प्रभा भरे गले से कहती है, मैं कभी नाराज़ हुई हूँ आज तक? उसके कहने का मतलब, घर के लोगों ने उसका अपमान किया, घर के लोगों ने उसे गालियाँ दी, उस यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे थप्पड़ मारा। क्या क्या नहीं कहा, यहाँ तक कि चरित्रहीन भी कह दिया। यह सब अपने मन में सोच करके खाली वही इतना करती है कि मैंने कभी कहा था, कुछ कहा था? मैं कभी नाराज़ हुई थी आज तक? तभी किसी ने नीचे से जैसे सारा दम लगाकर आवाज़ लगाई, अब कहाँ गायब हो गई हो? बहू, दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है, इसे उतार करके ही खसम से बतियाने चली जाती। प्रभा केले के पत्ते की तरह थर्रा उठी और नीचे भाग गई। ध्यान देना, जैसे केला का पत्ता होता है कि जब ऊंचाई पे हो जाता है तो एकाएक तुरंत लटक जाता है। यह केले के पत्ते की विशेषता है कि जब वह निकलती है, माने केले का पत्ता जब निकलता है तो जैसे ही ऊंचाई पे जाता है सीधा वह लटक जाता है। यहाँ उसके कहने का मतलब है कि अभी थोड़ी ही सी तो बात हुई थी और तब तक माँ गला फाड़ करके कह रही है, बहू। अब बहू सुनते ही वहाँ पे झट से पहुँच जाती है। मैं बैठा बैठा भूनता रहा, कमाओ कमाओ, कुआं खोदो, भाड़ झोंको, लेकिन कमा कमा कर लाओ। काश मुझे कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो मैं इन सब की नाक पर रख करके और जवाब दे देता कि लो, जितने भी सारे कर्जे हैं, जितनी भी सारी घर की कमियां हैं, सब दूर करो। लेकिन यह सब कल्पना है। मैं उन सबको पैसा दे देता, उनके मुंह में ठूस देता और कहता चबाओ, और बचपन की भूली हुई कल्पना फिर उस सिर उठाने लगी। जैसे चलते चलते कहीं अचानक मेरा पांव टकराया है। ईंट पत्थर समझकर मैं पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में अचानक याद आ जाने पर
लौट कर देखता हूँ कि ज़मीन से बाहर निकला किसी ढक्कन का सिरा है। जरा सा पाँव से मिट्टी इधर उधर हटाता हूँ और पाता हूँ कि अरे, यह तो पीतल के भारी देग का ढकना है, जिसमें गिन्नियाँ या सोने चांदी के गहने भरे पड़े हैं। अपनी वह तस्वीर भी मेरे सामने आ जाती है। जब इधर उधर देखता हुआ मैं उसे निकालने के लिए जूझ रहा हूँ या छिप करके बैठा हुआ बेचैनी से रात का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपनी इस कल्पना की असंभावना पर हंसी भी आती है। पहली बात तो सड़क बनाने वालों ने ज़मीन को न जाने कितना गहरा पहले ही खोद रखा होगा, और अगर यह भी माने कि ज़मीन में गड़ा हुआ धन स्थिर नहीं रहता, चलता रहता है, तो फिर पुलिस वाले और बाहर वाले छोड़ेंगे? सारा तो वे ही ले जाएंगे, तो फिर मुझे कहाँ से इसमें धन मिल सकता है? फिर अपनी इस बेवकूफ़ी पर झुँझलाहट समर को आती है और बैठा बैठा बेकार की क्या बातें सोच रहा है। अब अपने मन में सवाल कर रहा है। सवाल तो यह है कि इस समय आखिर क्या करूं? मान लो झक मार करके बिना रिजल्ट की ही राह देखे और कहीं नौकरी करने जाऊं, तो भी कहाँ जाऊं? खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, आज किस्मत आजमानी ही है, यह चलेगा नहीं। यह समर अपने मन में सोचता है और इस तरह से बातें करते हुए अपने मन में बैठता है। कागज़ों में दबे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को गोल गोल करके मैंने जेब में रखा और दबे पांव बाहर निकल आया। हस्ब मामूल अम्मा किसी काम को लेकर के प्रभा के ऊपर बड़बड़ा रही थी, और कुछ काम तो नहीं, पूजा करना और बड़बड़ाना, और मुझे निकलते देख करके पीछे से बोली, अब फिर निकल दिए? खाना तो खा जाते, कब तक रखा रहेगा? कल ही भगोना भर दाल फेंकी है, रोज़ रोटियां भंगिन को देनी पड़ती है। यह घर है या भटिया खाना? माँ उसकी कहती है, यह घर है या भटिया खाना? हर वक्त बस एक ही बात होती है। कोई एक पल भी शांति से नहीं बैठ सकता। खुद तो कोई यहाँ सोचता नहीं, और अगर कुछ कहो तो लड़ाई हो। प्रभा के लिए धोती मांग ली तो ऐसा क्या बुरा कर दिया? अभी आकर के प्रभा मुझे डांट बता गई, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बाबूजी के शब्द भाले की तरह सीने को चीरने लगे। एक ही अम्मा हैं, रोटियां भंगिन को देनी पड़ती है, किसी को चैन से खाने दो तभी खाएगा। उस दिन किरण ने अपनी सास के प्रति अवज्ञा दिखाई थी तो मुझे बुरा लगा था। वह सोच रहा था दिवाकर उसका जो मित्र है, उसकी पत्नी किरण अपनी सास की बातों को नहीं मानी, उसकी आज्ञा का पालन नहीं की, तो समर को बुरा लगा कि ऐसा किरण को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सास माँ से भी बड़ी होती है और उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बात का ठेस नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा किरण करके ठीक नहीं की, और आज वही सोच रहा है। उस दिन किरण ने अपनी सास के प्रति क्या दिखाई तो मुझे बुरा लगा, आज लगा उसने बिल्कुल ठीक किया। आज समर को एहसास हो रहा है कि यदि सास अपने फ़र्ज को छोड़ दे तो बहू को भी उसी तरह से हो जाना चाहिए जैसा कि किरण ने उस दिन किया। उस दिन का समर जो किरण को दोषी बना रहा था, आज वह कह रहा है कि किरण ठीक थी। जब यही ऐसी दुभाती करती हैं तो अपने आप मन में मैल आएगा। अम्मा के पास साड़ी धोतियाँ सब होगी, लेकिन नहीं, वे तो उनकी प्यारी बहू के लिए है। उनका पति कमाता जो है, तभी तो सारे दिन बच्ची को लिए घूमना और राज करना। घर भर को एक नौकरानी मिल गई है, सो जानवरों की तरह काम किए जाओ। न उसके खाने की कोई बात सोचता है, न उसके पीने की। जब मन में आता है सो डांट फटकार लेती है। बेचारी निकम्मे पति की जो पत्नी है। सड़क पर तो आ गया, लेकिन खड़ा सोचता रहा। याद नहीं आया कि निकला कहाँ जाने के लिए था। हाँ, इतना ध्यान था जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई देख न ले। बड़ी देर माथे की उंगली से ठोक ठोक करके याद करता रहा, यह क्या हो गया। यहाँ ध्यान देना। समर सोचता है कि प्रभा एक निकम्मे, मतलब कि उसका पति न तो अभी कुछ काम करता है और न ही कुछ कमाता है, इसलिए घर में न तो समर की कोई इज्जत है, और जब समर की इज्जत नहीं है, समर का मान सम्मान नहीं है, तो उसकी पत्नी का मान सम्मान देने वाला कौन है।
क्योंकि पति ही तो पत्नी का सम्मान देता है। जब पति का कोई सम्मान नहीं हो रहा है तो पत्नी को सम्मान क्यों देगा कोई। इस तरह से वह सोचता है और अपने मन में विचार करता है कि वह क्या करे। जाना था कहाँ और मैं क्या कर बैठा, कहाँ सोच रहा हूँ। इसी सोच में वह जो है डूब गया। तो इस तरह आज मैं यहीं पे इस कथा का, इस सारा आकाश उपन्यास का वाचन यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर इसी सर्ग के आगे वाले भाग में तुम्हें बताऊंगा।